Assalamu alaikum friends. I hope all of you are fine and are fully prepared for the examination. कल आप इंशाल्लाह आप वहाँ से अच्छा परफॉर्म करके आएंगे. बस वहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ विद कॉन्फिडेंस आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा और कोई भी टेंशन आप अपने जहन में नहीं रखिएगा. ठीक है, आज रात को भी आप अच्छे से नींद कीजिए. कल अच्छे से डाइट वगैरह जो लेते हैं वो नॉर्मल डाइट ले लीजिएगा और वहाँ पे आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे इंशाल्लाह. देखिए, मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ जिसके चांसेस कल के पेपर में आने के हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो देयर आर टू पार्ट्स इन दिस लेक्चर. एक है some of the important questions on this COVID-19 and also some of the important or expected questions from non-communicable diseases. आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे लेक्चर को खाली ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा. एक बार ये ब्रश अप हो जाएगा और आपको दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखने को बोलूँ, जो क्वेश्चन आपको मैं बताऊँ यहाँ पे ये ऐसा आ सकता है, वो आप जहन में रखिएगा. इट विल ईजिली स्ट्राइक यू टुमारो, क्योंकि ताज़ा ही याद रहेगा आपको. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके कोविड-19 पे आ सकता है वो क्या है कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसको काज करने वाला कौन सा पैथोजन है. आप सबको पता है दैट इज अ वायरस, और उस वायरस का नाम क्या है? सार्स कोरोना वायरस 2. सार्स रेफर्स टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. देखिए, कोरोना वायरसेस दो किस्म के होते हैं. एक होते हैं सार्स वाले कोरोना वायरसेस और दूसरे होते हैं मर्स वाले कोरोना वायरसेस. सार्स वाले कोरोना वायरसेस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. दूसरे हैं मर्स कोरोना वायरसेस, दैट इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. तो थोड़ा सा ये जहन में रखिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2. ये टाइप जो है, दिस इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर कोविड-19. दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप हमें बताइए कि ये जो कोरोना वायरस है, क्या ये डीएनए वायरस है, क्या ये आरएनए वायरस है? तो वहां पे आप याद रखिएगा, इट इज एन आरएनए वायरस. ठीक है, कोरोना वायरस जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, दिस इज एन आरएनए वायरस, यही ये काज करता है. और जो ये कोविड-19 है, ये डिजीज क्या है? ये जूनोटिक डिजीज है. जूनोटिक डिजीज, इसके बारे में क्वेश्चन बना सकते हैं. जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो कि बाकी एनिमल से इंसानों में फैलती है. तो यहाँ पे वो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछेंगे कि किस एनिमल से एक्सपेक्टेड होता है कि ये आया है, तो वहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे, या तो बैट्स और पेंगोलिन्स, दोनों हो सकते हैं. अगर दोनों है तो दोनों से ये एक्सपेक्टेड है. अगर इनमें से एक भी दिया है तो उसी को टिक मारे, अगर दोनों दिए हैं तो दोनों को टिक मार के आएंगे, जो भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है. ठीक है, तो इतना याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कोरोना वायरस किस फैमिली ऑफ वायरसेस को बिलोंग करती है. तो उस वक्त आपको याद रहना चाहिए, इट इज निडोवायरसेस. ठीक है, या नाइडो वायरस आप कह सकते हैं. तीसरा क्वेश्चन बताएंगे कि सबसे पहले इसका केस कहाँ पे देखा गया? वुहान, हुबई प्रोविंस, चाइना में. ठीक है, वुहान हो सकता है वहाँ पे ऑप्शन, या हुबई प्रोविंस हो या चाइना हो, तो इनमें से आप सेलेक्ट कीजिएगा. फिर ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि सेकंड फेज ऑफ कोविड-19 जो यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो मार्च 2021 में स्टार्ट हुआ. और एक चीज़ खास ये भी है कि कोरोना वायरस के साथ साथ एक और डिजीज़ का खदशा जो कुछ केसेस पाए गए थे, ठीक है, उन पेशेंट्स के में पाए गए थे. तो उसमें क्या है, उसमें उसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं. तो ये आ सकता है कि ब्लैक फंगस के जो सिम्टम्स है वो क्या क्या हैं? फेशियल स्वेलिंग होती है, इसमें नेजल कंजेशन होती है और हेडेक होती है. ठीक है, ये याद रखिए, ये मेन सिम्टम्स है ब्लैक फंगस के. तो और ये जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स वो आप सबको पता है, वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या है वो आप सब लिख सकते हैं, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, कोरोना वायरस इसको नाम क्यों देते हैं? क्योंकि इसके सरफेस पे क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसलिए. और इसको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि WHO जो है, इसने 30 जनवरी 2020 को इसको ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, और फिर इसी ने 11 फरवरी 2020 को इस डिजीज़ को बोला था ये पैंडेमिक डिजीज़ है, कि ये पूरी दुनिया में फैल गई है. समझ आ रहा है? कीप दिस इन माइंड. इसमें से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं वो. नेक्स्ट ये बता सकते हैं कि ये जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो जब रिकवर होते हैं तो उनमें कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी पाए गए थे. क्या क्या फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं? एक ब्लैक, वाइट, येलो, ये 3 याद रखेगा, ब्लैक, वाइट, येलो. और रिसेंटली एक और टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन जिसे हम क्या कहते हैं? एस्परगिलोसिस. क्या कहते हैं? एस्परगिलोसिस. इसे
अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा सिम्टम्स को बढ़ा देता है। तो ये किस्म के फंगस जो है ये इन रिकवर्ड पेशेंट्स में पाए गए। नेक्स्ट आ सकता है कि ओमिक्रॉन, जो कि आजकल ज़्यादा फैल गया था, उसका वो किस वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस को बताया जाता है, दैट इज़ B11529। ये याद रखेगा, ठीक है, ये याद रखेगा। और ये इसको कब नाम दिया था WHO ने? 26 नवंबर 2021। नेक्स्ट पूछ सकते हैं इसी एस्परगिलोसिस के बारे में, जो कि रिकवर्ड कोरोना पेशेंट्स में होते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, याद रखिएगा इसमें एलर्जिक रिएक्शन भी होती है इनके लंग्स में, ठीक है। इसे फंगल अस्थमा भी कहते हैं, फंगल अस्थमा भी। नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं कि जनरली जो हम वैक्सीन्स का टेस्ट करते हैं तो वो रैट्स पे किया जाता है, ठीक है, पहले रैट्स पे किया जाता है। थाईलैंड ने क्या किया था, रैट्स के बाद, ये पहली कंट्री, ये वो कंट्री है जिसने क्या किया था, रैट्स के बाद ये कोरोना वायरस के जो वैक्सीन बनाए थे इसने, वो किस पे टेस्ट किया, मंकीज़ पे। माइस के बाद इसने मंकीज़ पे टेस्ट किया, ये थाईलैंड, इसमें याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। आपको पता है जब कोई पेशेंट रिकवर होता है, जब वो ठीक होता है, तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसके ब्लड में इम्यूनिटी होती है। वहाँ से उसका ब्लड निकाल के अगर किसी कोरोना वायरस के पेशेंट में डालेंगे तो उसमें जो इम्यूनिटी आती है, इस तरीकों को क्या कहते हैं, इस ट्रीटमेंट के तरीके को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज प्लाज्मा थेरेपी। ट्रांसफ्यूजन करेंगे ब्लड का, किससे, जो रिकवर्ड है उससे, जो अभी कोरोना वायरस का पेशेंट है, ताकि इसमें भी इम्यूनिटी आ जाए। तो ये प्लाज्मा थेरेपी पे क्वेश्चन बना सकते हैं वो। और इंडिया में जो वैक्सीनेशन, कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है इंडिया में, ये इसका सेकंड फेज़ कब स्टार्ट हुआ? पहला फेज़ नहीं, ये सेकंड फेज़ 1 मार्च 2021, जब वो जहाँ पे हमने आगे भी पढ़ा, जिससे हम क्या कहते हैं, सेकंड फेज़ ऑफ कोविड-19 स्टार्ट्स इन इंडिया। और वैक्सीनेशन का ड्राइव भी तभी से स्टार्ट हो गया, सेकंड फेज़ का। अच्छा, नेक्स्ट इज़ एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग लॉन्च्ड बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में है। इसने, ये सबसे पहले जो यहाँ पे कोविड-19 के लिए ड्रग बनाया गया है, इस फार्मास्यूटिकल ने बनाया, ये याद रखिएगा, जिसे क्या कहते हैं, फेविपिरावीर, ये याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। वहाँ पे इंडिया में सबसे पहला ड्रग जो इसके लिए बन गया था। अच्छा, नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए इसमें जो BTN-162, ये जॉइंटली 2 कंपनीज़ ने बनाया था। ये वैक्सीन, जो कोविड-19 का वैक्सीन BTN-162, ये 2 कंट्रीज़ ने जॉइंटली बनाया। वो कौन कौन सी कंट्री है और उनकी कौन सी कंपनीज़ हैं? एक है जर्मन कंपनी बायोनटेक, और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसे फिजर कहते हैं, ठीक है। ये 2 कंपनीज़ ने कौन सा बनाया, BTN-162 वैक्सीन बनाया इन दोनों ने, जर्मन एंड ब्रिटिश, यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी। और याद रखिएगा ये जो वैक्सीन है, ये BTN-162, दिस इज एन mRNA, दिस इज बेस्ड ऑन mRNA कंसेप्ट। ये अभी सीखने की ज़रूरत नहीं, ये गोटा याद रखें कि इट इज़ बेस्ड ऑन mRNA कंसेप्ट। नेक्स्ट एक वैक्सीन एक और है जिसे हम कहते हैं पिकोवैक, जो है, दिस वाज डेवलप्ड बाय कंपनी सिनोवैक। और ये जो है दिस इज़ एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें कोरोना वायरस जो है ना, वो इनएक्टिव करके किसी में डाला जाता है, दैट इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। समझ आ रहा है? और ये जो है, ये दोनों अभी क्या है, क्लिनिकल ट्रायल फेजेस में चल रहे हैं। अब ये पूरी तरह से एम्प्लॉय नहीं किए गए, अभी ये पूरी तरह से लोगों में नहीं डाले गए ये वैक्सीन्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई, इसके अलावा भी जो कॉमन चीज़ें, वो आपको सबको कोरोना वायरस के बारे में पता ही है, 2 साल से पढ़ते ही आए हैं इसके बारे में, देखते पढ़ते आए हैं न्यूज़ वगैरह वगैरह। तो आई होप कि कोरोना वायरस से जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली कर पाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कोरोना वायरस के बारे में ही। देखिए, इंडिया में जो वैक्सीन सबसे कॉमन यूज़ किया गया, आप सबको पता है, दैट इज़, उसके बारे में पूछ सकते हैं कौन सा वैक्सीन, दैट इज़ एक मिनट में इस तरह से, दैट इज़ कोविशील्ड। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन यूज़ किया गया, सबसे ज़्यादा, और कोविशील्ड के बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए ये किस एज से ज़्यादा बच्चों, किस एज से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, 18 ईयर्स के अबो, ठीक है। कोविशील्ड ये सबसे ज़्यादा। और ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है, ये कहाँ पे बना है, ये एक्चुअली इसकी फार्मूला कहाँ पे बनी है? वो इंडिया में नहीं बनी है। कोविशील्ड इंडिया का एक ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे बनाता है, ठीक है, इसे बनाता है। लेकिन इसकी फार्मूला जो है, बेसिकली ये किससे रिजेंबल करता है? बेसिकली ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनिका
एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो है, एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका कंपनी ने बनाया, वही फार्मूला एक्चुअली कोविशील्ड में होता है। और यही यहाँ पे एस्ट्राजेनिका जो है, ये जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका कंपनी का कंबाइंड जो उन्होंने बनाया है कोविड-19 के लिए, ठीक है, तो उसी की फार्मूला को यहाँ पे ब्रांड नेम, किस ब्रांड नेम से बनाया जाता है, दैट इज़ कोविशील्ड। समझ आ रहा है? तो ये याद रखेंगे। एक और पॉइंट इस वैक्सीन के बारे में याद रखेंगे, ये जो कोविशील्ड है ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये कुछ पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कोविशील्ड, ठीक है। किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या है ये? वायरल वेक्टर वैक्सीन। क्या ये ओरिजिनली यहाँ पे बना है कि इसकी फार्मूला कहीं और? नहीं, दिस इज एक्चुअली अनदर, दिस इज एक्चुअली द ब्रांड नेम ऑफ विच फार्मूला, विच वैक्सीन? एस्ट्राजेनिका, जो कि किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनिका कंपनी ने बनाया। बस इतना याद रखेंगे इसके बारे में। तो कोविड-19 पे आपको इतना ही आ सकता है। नाउ सम ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। देखिए इसमें काफ़ी सारे डिजीज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट समझूंगा वही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप हमें बताइए कि ऐसी डिजीज जिसमें न्यूरॉन्स के जो माइलिन फाइबर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इतना ही आएगा। तो आप उस डिजीज का नाम क्या बताएंगे? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें न्यूरोमस्कुलर डिजनरेशन होती है और लॉस ऑफ विजन होता है। लेकिन वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो अगर डाल सकते हैं कि माइलिन ऑफ न्यूरॉन्स डिजनरेट किस डिजीज में होता है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे इम्यूनिटी के सेल्स जो हैं वो अपनी ही बॉडी पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ वगैरह जो हैं, एंटीबॉडीज़ एंड सेल्स जो हैं, वो किस पे अटैक करेंगे? दिस माइलिन ऑफ न्यूरॉन्स, माइलिन ऑफ न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से ये डिजनरेट होता है। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज़, इसमें ये नहीं आएगा आपको। अल्जाइमर्स डिजीज़ ये भी नहीं आएगा। डिवॉर्फिज्म आ सकता है। डिवॉर्फिज्म क्या है? डिक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन बिफोर प्यूबर्टी। मैच्योरिटी से पहले पहले अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है तो जो बच्चा होता है उसकी हाइट छोटी रहती है, तो वही डिवॉर्फिज्म है। नेक्स्ट इज गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म की इसी प्यूबर्टी से पहले ही ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलना। डिवॉर्फिज्म में कम निकलता है और गिगेंटिज्म में कम निकलता है, ज़्यादा निकलता है ग्रोथ हार्मोन। और डिवॉर्फिज्म में बच्चा जो है वो शॉर्ट रहेगा, लेकिन गिगेंटिज्म में ये बहुत ही लंबा होता है। इसकी बेसिकली इसकी टांगें जो होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, वो बहुत ही लंबी होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है, अब यही ग्रोथ हार्मोन में अगर चेंजेस आएंगी एडल्ट स्टेज में आफ्टर प्यूबर्टी, अगर ये कम निकलता है तो एक्रोमिक्रिया, अगर ये ज़्यादा निकलता है आफ्टर प्यूबर्टी तो उसे हम कहते हैं एक्रोमेगैली, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद, मैच्योरिटी के बाद अगर ये कम निकलता है तो एक्रोमिक्रिया डिजीज उससे क्या इससे होती है। अगर ये ज़्यादा निकलता है तो एक्रोमेगैली होती है। ये याद रखेंगे आप। ये पूछ सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी अगर एडल्ट एज में होगी तो उससे कौन सी डिजीज़ होगी? उसमें एक्रोमिक्रिया। अगर ज़्यादा होगी तो उससे कौन सी होगी? एक्रोमेगैली। अब कम होने की वजह से आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है कि इसके जो फुट, जॉज एंड फिंगर्स वगैरह होते हैं ये छोटे होते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे एक्रोमेगैली में आपने देखा होगा वो रेसलर ग्रेट खली जिसे कहते हैं, उसमें ये एक्रोमेगैली है। उसका थिक जॉज जो इसके बहुत ही बड़े हैं, हाथ भी बहुत बड़े होते हैं, फीट भी बहुत बड़े होते हैं, तो थिक बोन्स होती हैं, दैट इज नोन एज एक्रोमेगैली। ये याद रखेंगे। अब थायराइड हार्मोन के बारे में क्या पूछ सकते हैं कि थायराइड हार्मोन जो है थायरॉक्सिन कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, ये भी पूछ सकते हैं। क्रेटिनिज्म, ग्रेव्स डिजीज एंड गोइटर, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्रेटिनिज्म क्या होता है कि इसमें थायरॉक्सिन जो है या थायराइड हार्मोन जो है वो कम सेक्रीट होता है, डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, लेकिन कब? बिफोर प्यूबर्टी। आप इतना ही याद रखेंगे, डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स अगर होगी तो उससे क्या होगा? उससे क्रिटिनिज्म हो सकती है। इसमें क्या होता है कि मेंटली और एज वेल एज फिजिकली इस बच्चे की, जो कि प्यूबर्टी से पहले ही चूंकि ये काम निकलता है, तो इस बच्चे की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है। दिस इज नोन एज क्रिटिनिज्म। नेक्स्ट इज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा निकलता है थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन जिसे हम कहते हैं। और थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन जो है इसका मेन रोल होता है हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। और मेटाबॉलिज्म जब बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा कि इस इंसान की बॉडी में जो मसल वगैरह होते हैं वो भी यूज़ हो जाएंगे मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए, तो उसके मसल का ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए ग्रेव्स डिजीज़ जो है इससे वेट लॉस होता है। ऐसी डिजीज़ जिससे द डिजीज़ ड्यू टू द ग्रेटर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स विच इज़ कॉजिंग वेट लॉस इज़ नोन एज, तो आप आंसर वहाँ पे ग्रेव्स डिजीज़ कर दीजिएगा। अच्छा, गोइटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। बताइए किसकी डिफिशिएंसी से गोइटर होता है?
आयोडीन की डिफिशिएंसी से। और गॉइटर में क्या होता है, इसमें भी चूंकि आयोडीन जो है ये थायराइड हार्मोन बनाने के लिए लगता है, तो इसमें चूंकि आयोडीन डेफिशिएंट है तो इसलिए यहाँ पे इस डिजीज़ में क्या होता है, जो कि गॉइटर होती है, जो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसमें हाइपो सेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स होता है कि थायराइड हार्मोन की सेक्रीशन कम होती है। समझ आ रहा है, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी है। और इसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत बड़ा बन जाता है, जो बाहर निकलता है, जो जिसे हम कश्मीरी में गॉडर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस इंपॉर्टेंट इसमें आ सकता है। डायबिटीज मेलिटस और इंसिपिडस में क्या फ़र्क है? देखिए, मेलिटस जो है, जो आपको नॉर्मली आप सबको पता रहती है डायबिटीज़, आपसे पूछेंगे कौन सी डायबिटीज़ इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो आप डायबिटीज मेलिटस लगाएंगे। ठीक है, उसी की वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है और जो यूरिन होता है उसमें भी ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा निकलता है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज को कम करने के लिए लगता है। तो इस लिहाज से वो डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होता है वही आपको पूछेंगे, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। और दूसरा ये पूछ सकते हैं, आप हमें बताइए कि जो ADH या वैसोप्रेसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, अगर इसकी कम सेक्रीशन होगी, डिक्रीज्ड सेक्रीशन होगी, उससे एक डायबिटीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। फर्क याद रखेगा, मेलिट्स फॉर इंसुलिन डिफिशिएंसी एंड इंसिपिडस फॉर ADH और वैसोप्रेसिन डिफिशिएंसी, और इसकी कम निकलने की वजह से होता है। ठीक है, जो कि पिट्यूटरी हार्मोन से। अच्छा, यहाँ पे इससे क्या होता है, देखिए, ये जो वैसोप्रेसिन और ADH जिसे हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, ये एक्चुअली हमारी किडनी में पानी को वापस ब्लड में एब्जॉर्ब करने के लिए लगता है। तो अगर ये कम होता है, इसका मतलब है किडनी में पानी अंदर वापस रिटेन नहीं किया जाएगा ब्लड में, वो यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा। तो इस लिहाज से इसको बार बार 1 नंबर पे जाना पड़ेगा, और इसी को हम कहते हैं पॉलीयूरिया, और इसको इसी की वजह से बहुत ज़्यादा थर्स्ट भी होगी। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में ये पूछ सकते हैं कि बताइए ADH या वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन क्या लिखेंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडस। फिर बता सकते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या क्या होता है, आप वहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेसिव थर्स्ट होती है इस पेशेंट में, या पॉलीयूरिया होता है, बार बार 1 नंबर के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि ADH की सेक्रेशन कम होने की वजह से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब ब्लड में नहीं होता है, वो लॉस हो जाता है। एडिसनस डिजीज़ ये आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है, इसके चांसेस कम हैं, आप फिर भी नज़र मारेगा अगर चाहते हैं। नेफ्राइटिस या ब्राइटिस डिजीज, दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज़ की इन्फ्लेमेशन जनरल में अगर आइए वहाँ पे, तो आप वहाँ पे ऑप्शन होगी ब्राइटिस डिजीज, टिक मारिएगा उसको। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे कि किडनी स्टोन्स जो हैं ये किसके बने होते हैं, तो रिमेंबर दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट। अच्छा, यूरीमिया का मतलब है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। एंजाइना पेक्टोरिस, दिस इज एक्यूट चेस्ट पेन, जो जब आप कभी दौड़ते हैं, ठीक है, दौड़ते हैं अचानक, फिर हमारे चेस्ट में वो पेन वगैरह होती है, ठीक है, या हैवी एक्सरसाइज की वजह से या स्मोकिंग की वजह से, उससे हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अस्थमा क्या है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। आप हमें बताइए ऐसा किस डिजीज़ में होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिससे हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी भी। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा, जब वो स्प्रिंग आता है तो कई सारे जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। बेसिकली जो पोलन वगैरह होता है ना, पोलन जो होता है, उसके खिलाफ उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। और उसी हाइपर सेंसिटिविटी का एक तरीका ये भी है कि इनमें एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। इस पोलन के खिलाफ, इस पार्टिकल के खिलाफ इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेक्रीशंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ हिस्टामाइंस। एलर्जिक रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ किस सेल्स क्या सेक्रीट करती हैं, बेसोफिल्स, या नहीं, बस आप याद रखें कि इसमें एलर्जिक रिएक्शन में जो इनमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है अस्थमा पेशेंट्स में, बेसिकली जो इनमें जब पोलन वगैरह होते हैं तो उसमें इनकी पोलन के खिलाफ कुछ सेल्स इनकी बॉडी में क्या हिस्टामाइन सेक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होती है। इसी को हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, पोलन हो, डस्ट हो। अच्छा, इसके अलावा इनमें क्या होता है कि इसमें यह भी होता है कि इनका जो ल्यूमिन होता है, लंग्स में जो ट्यूब्स वगैरह होते हैं, उनका जो ल्यूमिन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर इतना ल्यूमिन पहले था, उसमें इन्फ्लेमेशन आती है और उसका ल्यूमिन कम हो जाता है, ठीक है, उसका ल्यूमिन कम हो जाता है, और जिसकी वजह से इसमें सांस ये अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं, और सांस जब ये अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं तो इनको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, और ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, वो सांस जैसा चढ़ता है उनको। फिर क्या होता है कि इनमें वीजिंग साउंड जो होता है, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड वीजिंग साउंड्स। इनमें इन्फ्लेमेशन और स्पाज्म होता है, इनमें जो अंदर से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो
आपको अस्थमा के बारे में क्या पूछ सकते हैं? देखिए आपको वहाँ पूछेंगे, आप नीचे दिए गए हुई डिजीज़ में आपसे बताना है कि एलर्जिक रिएक्शन किस में होती है, तो अस्थमा होगा। अच्छा वहाँ पे ये दिखा सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पोलन डस्ट, उस किस वाली डिजीज़ में, तो वहाँ पे अस्थमा ऑप्शन होगा। अच्छा वहाँ पे लिखेंगे कि आप हमें बताएं वीजिंग साउंड और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग किस डिजीज़ में होता है, दैट इज़ इन अस्थमा। समझ आ रहा है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स जो होती है, लंग ट्यूब्यूल्स या वहाँ पे ब्रोंक्यूल्स वहाँ पे होगा, तो आपको उसमें अस्थमा सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे याद रखिएगा एलर्जिक रिएक्शन काज करने के लिए एक एंटीबॉडी भी रेस्पॉन्सिबल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट, एंटीबॉडी ई, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा आपको इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे। एम्फाइसीमा ये कम चांसेस इसके पूछने के, बस इतना याद रखिएगा कि लंग जो है, लंग्स में छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। वही एल्वियोलाई जब डैमेज हो जाते हैं, इनके वॉल्स जब डैमेज हो जाते हैं, और उसको हम एम्फाइसीमा कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाती है। बस ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, इसमें ये नहीं पूछ, हाँ ये आप मेहरबानी करके ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं सिडरोसिस ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो केमिकल्स होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन डस्ट्स होते हैं, तो उससे उनकी बॉडी में, उनके लंग्स को स्पेशली काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो उन्हीं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं ड्यू टू ऑक्यूपेशन, दैट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 पहले ये पूछ सकते हैं। सिडरोसिस किस डस्ट की वजह से होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, आयरन डस्ट। न्यूमोनोकोनियोसिस ये किस डस्ट से होता है, इसे हम कहते हैं कोल डस्ट, और इसी को हम ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं, ये याद रखेगा। चालकोसिस चाक डस्ट, ये सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, आपको पता है सिलिकोसिस सिलिका और एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस की वजह से होता है, तो इसके चांसेस कम है। ये 3 जो पहले हैं इसमें पूछ सकते हैं, याद रखेगा। अच्छा इसमें होता क्या है, इनमें चाहे सिडरोसिस और न्यूमोकोनियोसिस क्या भी हो, ये सारे जो हैं इनमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें लिविंग सेल्स जो है ना वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं जो कि डैमेज करते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर को। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे इसमें। अच्छा अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ये पूछ सकते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस, याद रखेगा ये पूछ सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ हद तक चांसेस होते हैं इसके भी। अब देखिए इसमें एथेरो ये याद रखेगा, इसमें जो आर्टरीज के वॉल्स होते हैं इनके अंदर प्लैक, इनके वॉल्स के अंदर जो है प्लैक डेवलप हो जाता है। प्लैक मतलब कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम WBC प्लेटलेट्स का एक वहाँ पे प्लैक बन जाता है। ठीक है, जो कि इसके लुमिन को डिक्रीज करता है, और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस, और डिक्रीज हो जाता है लिमन, और समटाइम्स ब्लॉकेज टू द वेसल, दिस एथेरो, याद रखिएगा एथेरो यहाँ पे। और आर्टीरियो इसमें हार्डनिंग हो जाती है आर्टरीज की, क्योंकि आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं उनमें जनरली एक प्रोटीन होता है जिससे हम कहते हैं इलास्टिन प्रोटीन, ये उनकी इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। लेकिन एजिंग के साथ साथ क्या होता है कि ये इलास्टिन प्रोटीन जो है ये लॉस हो जाता है इन आर्टरीज में, और एजिंग के साथ साथ फिर इस लिहाज से क्या होता है कि आर्टरीज की इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, दैट इज नोन एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो वहां पे क्वेश्चन आएगा हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, वहां पे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, वहां पे आएगा डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरीज, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अगर वहां पे आता है डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स इन आर्टरीज, उसमें आप एथेरोस्क्लेरोसिस लगाएंगे, बस याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। जॉइंटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं गोल में रखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉइंटिस क्या है आपने, जिसे हम कश्मीरी में कांबाई कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो स्किन होता है, आइज़ के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो उनमें येलोविश पिगमेंटेशन होती है, जर्दी दिखती है इस इंसान में। अब देखिए क्या होता है इसमें, देखिए जनरली हमारी बॉडी में जो आरबीसीज होती है ना, आरबीसीज जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसमें बिलिरुबिन एंड बिलिवेरिडिन जो है ना, बिलिरुबिन एंड बिलिवेरिडिन जो है ये निकल जाते हैं इसके डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसके बाद जब ये स्प्लीन में इसका डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है, फिर बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन बनता है, फिर ये लिवर के पास जाता है, ब्लड के जरिए, और लिवर इसको हमारे स्टूल के साथ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डालता है इस बिलिरुबिन और बिलिवेरिडिन को, और स्टूल में जब ये जाता है तो स्टूल को ये कलरेशन देता है, येलो कलरेशन। समझ आ रहा है? बॉडी में आरबीसीज ब्रेक डाउन हो गई, ठीक
ठीक है, वो आरबीसी जो ब्रेकडाउन हो गई वो फिर कहाँ पे, उसमें से क्या निकल गया, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, वो लिवर कहाँ लेता है, हमारे स्टूल के साथ छोड़ देता है। फिर और स्टूल में वो कलरेशन, जो येलो कलरेशन, वो इसकी वजह से होती है। लेकिन ऐसा कभी होता है कि हमारा लिवर अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करता, ये लिवर बिलिरुबिन और बिलिरुबिन को बाहर फेंक नहीं पाता है ब्लड से, ठीक है, ब्लड से निकाल के बाहर स्टूल के साथ नहीं डाल पाता है, हमारे डाइजेस्ट ट्रैक्ट में नहीं डाल पाता है। उस वक्त क्या होता है कि हमारी ब्लड में बिलिरुबिन और बिलिरुबिन जो है ये हमारी बॉडी में ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है और हमारी बॉडी में जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसमें एक्यूमुलेट होता है। तो इसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, कौन सा, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन इन स्किन एंड अदर टिश्यूज, जिसकी वजह से वहाँ पे येलोविश कलरेशन मिलती है। समझ आ रहा है, जहाँ पे चाहे इनकी आइज हो, स्किन हो, तो इसकी वजह से जॉइंट को, जॉइंट्स में आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जो कि लिवर की नॉन फंक्शनिंग से कौन सी डिजीज होती है, इसमें तो नीचे ऑप्शन होगा, दैट विल बी जॉइंट्स। वहाँ पे होगा कि येलोविंग ऑफ द बॉडी, येलोविंग ऑफ द स्किन एंड द आइज, वो वहाँ पे नीचे ऑप्शन होगी, तो वहाँ पे जॉइंट सब लिखिएगा। वहाँ पे ऐसा डाल सकते हैं एक्युमुलेशन ऑफ, या यही तो इतने इसमें से इतने क्वेश्चन बनते हैं कि जॉइंट्स, yellowing of the skin and the other mucous membranes। बस इतना आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट आर्थराइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, गाउट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो होते हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेनफुल जॉइंट्स बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। कैंसर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैंसर में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो नॉर्मल तरीके से डिवाइड करती हैं और ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करती हैं, ये मल्टीप्लाई करती हैं और फिर इनमें एक टाइम आता है जब ये मल्टीप्लिकेशन करना बंद कर देते हैं, जो कि नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सेल्स बन जाती हैं, नॉर्मल नहीं होती हैं, वो एबनॉर्मल सेल्स बन जाती हैं कहीं पे, और अचानक वो अनकंट्रोल डिवीजन करते हैं कि उनमें कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, वो अपना डिवीजन स्टॉप ही नहीं करते हैं, और उसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल टिश्यू से फिर ये पेनिट्रेट करने के बाद दूसरी जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे भी कैंसर करा देते हैं। समझ आ रहा है? तो अब क्या इसमें क्या कह सकते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स विद अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ये किस डिजीज में होता है, दैट इज कैंसर। अच्छा, वहां पे ये बताएंगे इनमें से कौन सी डिजीज स्प्रेड करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटास्टेसिस। ये स्प्रेडिंग जो है ना, स्प्रेड करना, एक जगह पे कैंसर हो गया, एबनॉर्मल सेल्स बन गई, वो डिवाइड कर रही हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रही हैं, अब ये वहां से दूसरी जगह पे ये सेल्स निकल के जाती हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेसिस, मेटास्टेसिस, STASIS, ठीक है, मेटास्टेसिस। इतना याद रखेगा, दिस मच इज एनफ फॉर दिस नॉन कम्युनिकेबल, दिस आर रिलेटेड टू फिजियोलॉजी, जो हमारी बॉडी में फंक्शनिंग होती है उसके रिलेटेड जो मैंने गोल में रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चीज़ें मैंने बताई अभी ब्रश अप कीजिएगा, माइंड में रखिएगा, सुबह आपको ये इजीली वहाँ पे हिट करेगा माइंड में। अब देखिए यहाँ पे एक और किस्म के डिसऑर्डर्स होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं, वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि बाय बर्थ ही होते हैं, पेरेंट्स से जो आते हैं, ठीक है, पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर है जेनेटिक डिसऑर्डर, वो बच्चों में भी आ जाता है। अब ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दूसरे होते हैं क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। अब ये सारा फंडा कहाँ पे होता है, आप यहाँ पे एक सेकंड देख लीजिएगा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं ये सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं, और क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स में क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा होता है या कम हो जाता है। ये सारा माजरा आपको यहाँ पे छोटे लफ्ज़ों में आपको मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर हमारी बॉडी है, याद रखिएगा, सपोज लेट मी टेक दिस कलर, दिस इज़ आवर बॉडी, ठीक है, ये हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी में अल्टीमेटली किस चीज़ की बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। ये हमारी बॉडी की सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा, बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अगर मैं क्रोमोसोम को देखूं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इसमें ये जो मैंने यहाँ मोटा मोटा गोल गोल बना रहा हूँ, ये जो मैं डार्क डार्क बना रहा हूँ, ये एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और ये जो ऊपर से होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज DNA। दिस इज द मेजर कंपोजिशन ऑफ द DNA, दिस क्रोमोसोम में दो चीज़ें हैं, DNA प्लस हिस्टोन। अब ये जो DNA है, DNA पे इंफॉर्मेशन होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में इंफॉर्मेशन होती है इस DNA पे, और हर कोई टुकड़ा इंफॉर्मेशन का, इससे हम कहते हैं जीन। इट इज़ अ जीन। ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है। अब देखिए, अगर एक ही जीन पे कोई डिसऑर्डर आया है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर या सिंगल जीन डिसऑर्डर। अगर क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज डिक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोम्स, होल क्रोमोसोम उसको इन्वॉल्व करता है, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। समझ आ रहा है? अब ये देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है।
अब कितने क्रोमोसोम हमारी बॉडी में होते हैं ये भी याद रखिएगा। हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी की सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें हमारे क्या अंदर हैं क्रोमोसोम्स। अब कितने क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, देखिएगा इसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हो गया पहला पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, ये हो गया तीसरा पेयर, ये हो गया चौथा पेयर, इसी तरह से चलते 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 यहाँ ये हो गया 23rd पेयर। समझ आ रहा है? दिस इज द 23rd पेयर। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जो इसमें पहले 22 पेयर्स होते हैं इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और जो लास्ट पेयर होता है ना, लास्ट पेयर, वो उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी सेल के अंदर होते हैं? 23 पेयर्स। लेकिन उसमें 22 पेयर जो पहले होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और एक ही पेयर जो लास्ट वाला है उससे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अब ये सेक्स क्रोमोसोम मेल में होता है, मेल्स जो होते हैं, मेल्स में होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम X और Y, और फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स में सेक्स क्रोमोसोम लास्ट वाला पेयर 23rd पेयर ये होता है नॉर्मल फीमेल में XX। समझ आ रहा है? ये ध्यान में रखिएगा। इसी पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये जो मैंने बताया इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल जीन डिसऑर्डर। एक किसी भी क्रोमोसोम पे जीन कहीं पे है, एक जीन में डिसऑर्डर है तो उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर या सिंगल जीन डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर्स जो हैं, 23 पेयर्स हो गए, इट मीन्स 46 क्रोमोसोम इन टोटल होते हैं हमें। अब अगर किसी डिजीज में 47 होते हैं या 45 होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल जीन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा या कम हो जाता है। समझ आ रहा है? 23 पेयर्स हो गए ना, 46 नॉर्मल नंबर है। फिर अब कभी ये किसी में 47 हो सकता है, किसी में 45 हो सकता है, तो उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है? सिंगल जीन डिसऑर्डर नहीं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब देखिए यही चीजें यहां पे डिस्कस होंगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर या सिंगल जीन डिसऑर्डर में आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है, सिंगल जीन डिसऑर्डर, अब कहाँ पे ये जीन लोकेटेड है? क्या ये पहले जो 22 ऑट पेयर ऑफ ऑटोसोम्स है, ये जो 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स है, इन पे ये जीन लोकेटेड है, कि ये लास्ट में XX या XY जो होता है कि ये इस पे लोकेटेड है, ये जीन जिसमें डिसऑर्डर है। इसी बेस पे ये दो किस्म के होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एक होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा होता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में इन पहले 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स पे ये डिफेक्टिव जीन होगा, और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में ये या तो X या तो Y पे ये जीन होगा, दैट मींस सेक्स क्रोमोसोम पे ये डिफेक्टिव जीन होगा। बस इतना ही याद रखिएगा, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन थी। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन सबसे पहले अगर हम सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर याद पूछेंगे आपसे, आपके वहां पे दो डिसऑर्डर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। एक है जिसे हम कहते हैं, ये दोनों ही X लिंक्ड है। X लिंक्ड मतलब ये डिफेक्टिव जीन कहां पे होगा? X क्रोमोसोम पे। समझ आ रहा है? तो इसमें आपको वहां पे आ सकता है कलर ब्लाइंडनेस और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। कलर ब्लाइंडनेस जो है, दिस इज, वहां पे लिखेंगे नीचे, दिस इज विच टाइप ऑफ डिजीज, तो वहां पे टिक मार के आएगा कि इसमें सेक्स लिंक्ड डिजीज, सेक्स लिंक्ड डिजीज। और वहां पे ये भी आ सकता है ऑप्शन X लिंक्ड डिजीज, ये भी ऑप्शन हो सकता है वहां पे। अब कलर ब्लाइंडनेस या ग्रीन कलर, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि पेशेंट जो है इसको ग्रीन और रेड कलर्स में डिफरेंशिएशन नहीं होती है इसकी आंखों से। तो यही चीज़ वहाँ पे पूछ सकते हैं। किस में आपको पूछेंगे किस में रेड और ग्रीन कलर्स की डिफरेंशिएशन नहीं होती, तो आप कलर ब्लाइंडनेस लगाएंगे। या वहाँ पे इस जो मैंने अभी तक बताया क्वेश्चन, वो भी इससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज जो है जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है, वहाँ पे पूछेंगे ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें पेशेंट का ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो क्लॉट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनते वो प्रोटीन्स? क्योंकि उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो जीन लगता है वही डिफेक्टिव है। तो इसमें जीन में डिफेक्ट होने की वजह से प्रोटीन क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन्स लगते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन्स लगते हैं, वो प्रोटीन्स बनते ही नहीं है ड्यू टू द डिफेक्टिव जीन, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है। एक बार ब्लीडिंग होगी, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो जाती है। इसी हीमोफीलिया को हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। तो आपको वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, इनएबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट इन विच ऑफ द डिजीज, आप वहां पे हीमोफीलिया लिखेंगे। वहां पे ये भी लिख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज X लिंक्ड डिजीज, वहां पे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को टिक मारना, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तभी ये पूछते हैं, कम ही चांस है, वैसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये भी पूछ सकते हैं। इसमें याद रखिएगा नॉर्मल आरबीसीज की शेप ऐसी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जिस पर पेशेंट में, इस सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में इसकी शेप ऐसी हो जाती है, सिकल शेप्ड। समझ आ रहा है? सिकल, जिसको हम कश्मीर में द्रोवत कहते हैं, जिससे हम घास काटते हैं, वो ऐसे होता है। ठीक है, तो इस शेप में हो जाती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, किस वाली डिजीज में सिकल शेप्ड आपके आरबीसीज हो जाते हैं, तो आप सिकल सेल एनीमिया लिखेंगे।
ठीक है। तो अब ये जो है ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज के अंदर, आपको पता है उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। इसमें डिफेक्टिव बीटा चेन्स हो जाती हैं हीमोग्लोबिन की। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसमें जो बीटा चेन्स होती हैं वो डिफेक्टिव हो जाती हैं, उसी की वजह से नॉर्मल शेप इसकी नहीं रहती, ये सिकल शेप हो जाते हैं। ये पूछ सकते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारी जो ये आरबीसीज हैं, ये जो सिकल शेप और आरबीसीज इस पेशेंट में होती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज के जरिए आगे नहीं चल सकती हैं और ये टिश्यूज़ को ऑक्सीजन वगैरह ये पहुंचा नहीं सकते, जिसकी वजह से टिश्यू में डेथ हो सकती है। तो ये जनरली ये पेशेंट सर्वाइव नहीं करता है ज़्यादा टाइम तक, ये बचपन में ही ये इसकी डेथ हो जाती है। तो ये पूछ सकते हैं आपको, सिकल सेल एनीमिया इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यही 3 जो अभी तक मैंने बताए ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस लेस इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है इसमें क्या होता है कि एक एमिनो एसिड जिसे हम कहते हैं फिनाइलएलेनिन, ये एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में, ठीक है। और इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है और डीपिगमेंटेशन होती है। देखिए ये फिनाइलएलेनिन जो है ना, फिनाइलएलेनिन ये नॉर्मली एलानिन जो है ये नॉर्मली हमारी बॉडी में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। ये दूसरा एमिनो एसिड है। इस टायरोसिन से हमारी बॉडी में जो पिगमेंटेशन है, जैसे मेलानिन जो है हमारी स्किन में पिगमेंटेशन, हेयर में पिगमेंटेशन, जितनी भी पिगमेंटेशन हमें है वो टायरोसिन की वजह से है, ठीक है। तो और इसी तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन या बाकी हार्मोन्स भी बना देते हैं। तो फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम लगता है, लेकिन जब जीन में डिफेक्ट होता है तो ये एंजाइम नहीं बनता है, जिसकी वजह से फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा और फिनाइलएलेनिन बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, स्पेशली इन द ब्रेन। और उसकी वजह से ब्रेन में डिफेक्ट होता है, मेंटल रिटार्डेशन होती है। और चूंकि ये टायरोसिन बनता ही नहीं है ज़्यादा, इसलिए मेलानिन कम होगा और इसकी बॉडी में पिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं होगी, दैट मीन्स डिपिगमेंटेशन होगी। ये इसका स्किन वाइट होगा, पूरा ही ये सफ़ेद हो जाएगा। फिनाइलकीटोन्यूरिया कम चांसेस है इसमें, लेकिन आ सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए किस डिजीज़ में एक्सेस म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है लंग्स में, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसमें हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। इतना आप याद रखिएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में आपसे क्या पूछ सकते हैं, 3 डिसऑर्डर्स पूछ सकते हैं, लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और ये 3 डिसऑर्डर्स देखिए क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें XXY क्रोमोसोम होते हैं एक बॉडी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, XXY। नॉर्मल मेल में क्या है, नॉर्मल मेल में XY, लेकिन अगर किसी मेल में एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है उसको हम कहते हैं लिनफेल्टर सिंड्रोम। समझ आ रहा है? तो ये जो शादी ब्याह का काम करते हैं ना, ये वही लोग हैं। लिनफेल्टर सिंड्रोम जो है, इसमें आपको वहां से क्वेश्चन क्या आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ए मेल। तो उस वक्त आप क्या लगाएंगे उसको, लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्योंकि नॉर्मल XY है, ये एक्स्ट्रा X आ गया इसमें। अब ये पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर मेल हैज अंडर डेवलप्ड मेल फीचर्स, कि उसमें मेल फीचर्स जो है उसके मतलब टेस्टीज हैं, उसका जो जेनिटल ऑर्गन है, या उसमें जो बियर्ड वगैरह या बाकी चीज़ें जो मेनली स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें डेवलप्ड अच्छे से नहीं होते हैं, या ये स्टेराइल होता है, इसमें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें मेल फीचर्स अंडर डेवलप्ड होते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, बल्कि इसमें कुछ फीमेल लाइक फीचर्स अपीयर हो जाते हैं, इसमें वॉइस वगैरह आपको पता है, और वो स्टेराइल होता है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन वहां पे क्लिक करेंगे, दैट इज लिनफेल्टर सिंड्रोम। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ये नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, XX क्रोमोसोम। आपसे पूछेंगे, इन विच ऑफ द डिसऑर्डर ए फीमेल हैज ओनली 1 X क्रोमोसोम और देयर इज ए डिफिशिएंसी ऑफ एन X क्रोमोसोम इन ए फीमेल। कौन सा डिसऑर्डर, दैट इज टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि इसमें X0 है। ये एक स्टेराइल फीमेल होती है, स्टेराइल फीमेल, इसमें फर्टिलिटी नहीं होती है। इसका अक्सर इसके जो नेक है ना, आपने वो रेसलर्स देखे होंगे, उनके नेक में वेबिंग जैसी होती है, वो जैसे वो नेक पूरा चढ़ा होता है, इन फीमेल्स के नेक ऐसा होता है। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए ये फीमेल जो है ये स्टेराइल है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दीज आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग सेक्स क्रोमोसोम्स, X एंड Y क्रोमोसोम्स। लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या है, एक्स्ट्रा X, और टर्नर्स मेल में एक्स्ट्रा X, टर्नर्स में क्या है, फीमेल में एक X काम। अब ऑटोसोमस के क्रोमो जो होते हैं, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम जो होते हैं, उनमें अगर नंबर ज़्यादा कम होगा उससे भी डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें एक है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पॉटो सिंड्रोम। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम, ये आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमें पता है हमारे जो नॉर्मल बंदा होता है उसमें हमारा ऐसे होता है क्रोमोसोम्स, ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, इसी तरह से 5वां, 6वां, 7वां, 7th पेयर, इसी तरह से होते हैं 23 पेयर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें हर कोई क्रोमोसोम जो है वो एक पेयर होता है, 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, दो दो की फॉर्म में होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, 21st क्रोमोसोम होता है ट्राइसोमी। दैट मीन्स अगर ये 21st क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम, इसमें ये 2 बार नहीं है, इसमें ये 3 बार है, एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम। आप क्वेश्चन वहां पे क्या आ सकता है, एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम और ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। 21st क्रोमोसोम, उस सिंड्रोम को क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। ये वो बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो आपने देखे होंगे जिनके माउथ ओपन रहती है और वो चाइनीज जैसे दिखते हैं ना, उनको डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, वो चाइनीज लुक जैसे होता है उनका, ब्रॉड फोरहेड जो होता है उनका, आपने देखे होंगे। इनमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, सेक्सुअली ये ठीक होते हैं बट मेंटल रिटार्डेशन होते हैं। पाम क्रीज होती है इनमें, पाम क्रीज जो होती है, इनके हैंड्स अगर आप देखेंगे नॉर्मली हमारे हैंड में ऐसे रहते हैं क्रीज, ये जो इसमें लकीरें होती हैं, इनमें यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेट लकीर होती है, वो बहुत ही डीप होती है इनमें लकीर, और इसमें इनमें प्रोट्रूडेड टांग बाहर रहती है। अब ये चीज़ें आपको नहीं पूछेंगे ज़्यादा, आपको ये पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है या 20 एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम कौन से डिसऑर्डर है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। बस याद रखिएगा। अगर 18th एक्स्ट्रा है तो 18 कश्मीरी हम इसको अर्धा कहते हैं, इसी से आप याद रखिएगा एडवर्ड सिंड्रोम। 18 को कश्मीरी हम एडवर्ड्स कहते हैं। अगर 18th क्रोमोसोम 3 बार है, 18th क्रोमोसोम 2 नहीं है 3 है, ठीक है, पेयर नहीं है, एक्स्ट्रा 18th क्रोमोसोम है, उस वक्त हम कहते हैं उसको एडवर्ड सिंड्रोम। अगर 13th क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, 13th पेयर नहीं है, 13th क्रोमोसोम 3 बार है, दैट मीन्स उसको हम कहते हैं पार्टोज सिंड्रोम। डाउन्स, एडवर्ड्स एंड पार्टोज, 21st, 18 एंड 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाउन्स। समझ आ रहा है। ये हो गया आपका नॉन जो डिजीज़ हैं, जो भी डिजीज़ हैं वो सारी मैंने आपको इसमें डिस्कस करी। जो क्वेश्चंस आपके वहाँ पे आ सकते हैं वो सारी आपको मैंने बता दिए। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और आप याद रखिएगा, फंगल इन्फेक्शंस के बारे में अगर वहाँ पे पूछा उन्होंने, जनरली नहीं पूछते हैं लेकिन पूछ भी सकते हैं। एस्परगिलोसिस जो आजकल जो ये रिकवर्ड कोरोना के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें मैंने कहा कि उनमें ये जो रिसेंटली ये फंगल इन्फेक्शन पाया गया एस्परगिलोसिस, तो इसे हम कहते हैं फंगल अस्थमा भी कहते हैं। ठीक है, इसको काज करने वाला एस्परगिलोसिस फ्यूमिगेटस, एस्परगिलोसिस फ्यूमिगेटस। ठीक है, और दूसरा फंगल इन्फेक्शन है जिससे हम कहते हैं रिंग वर्म, इसे हम डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं या टीनिया भी कहते हैं। रिंग वर्म भी कहते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं या टीनिया भी कहते हैं। आप देखिए इसमें ये जो है, ये जो आपको सबको पता है, ये दाग जो होता है किसी जगह पे स्किन पे आ जाता है, फिर वो फैल जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। पहले छोटा सा दाग होता है, फिर वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसको रिंग वर्म कहते हैं, क्योंकि ये रिंग की तरह से फैल जाता है। आपको ये पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए डर्मेटोफाइटोन जो है, ये इस रिंग वर्म की या डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया जो है, इसका काजेटिव एजेंट क्या है। इसका काजेटिव एजेंट है फंजाई। फंगल इन्फेक्शन एक फंजाई की वजह से होते हैं, एक ग्रुप ऑफ फंगस की वजह से होता है। उन फंगाई को हम क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज डर्मेटोफाइटॉन्स। डर्मेटोफाइटोन की वजह से ये ग्रुप ऑफ फंगस है जो ये रिंग वर्म करा देते हैं, ये आ सकता है वहां पे। एस्परगिलोसिस फ्यूमिगेटस, ये याद रखिएगा। यहाँ पे रिंग वर्म, डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया, इसमें क्या याद रखेंगे, डर्मेटोफाइटोन। नेक्स्ट आपको वहां पूछ सकते हैं हाँ, ये आपको याद रखिएगा, मे बी ये जॉक इच के बारे में पूछ सकते हैं, ये एथलीट्स फुट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये किस जगह पे ये रिंग वर्म हो रहा है, ये दाग किस जगह पे, ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। अगर बॉडी पे कहीं पे भी है तो उसे हम जनरल टर्म में कहते हैं टीनिया कॉर्पोरिस, याद नहीं रखिएगा। और अगर हेड पे होता है टीनिया कैपिटस, अगर स्काल पे होता है, ठीक है, हमारे हेयर के अंदर अगर वहाँ पे ये दाग आ जाता है, ये डर्मेटोफाइटोन जो फंगस है वो उनका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं टीनिया कैपिटस। अगर हाँ, ये इंपॉर्टेंट, ये 3 याद रखिएगा। एक तो जॉक इच, क्योंकि इसको ये नाम कहते हैं ना, टीनिया क्रूरिस, ये हो गया अगर ये बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉइन रीजन में जो है अगर ये इन्फेक्शन होता है तो उससे हम कहते हैं जॉक इच या टीनिया क्रूरिस। जॉक इच आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर ग्रॉइन रीजन में, कहाँ पे ये है, ग्रॉइन, समझ आ रहा है। हाँ, अगर फुट में हो जाता है, पैर में हो जाता है, एथलीट्स फुट, तो टीनिया पीड्स। अगर ये इन्फेक्शन पैर में होता है तो उससे हम कहते हैं टीनिया पीड्स या एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है जनरली जो ये फंजे जो है ये डैम्प एरियाज, डैम्प बॉडी स्ट्रक्चर्स पे बढ़ जाती है, जहाँ पे थोड़ा सा नमी हो जाती है। ठीक है, पानी वेट जहाँ पे रहता है, तो अक्सर जो रेसलर्स वगैरह होते हैं उनके पैर बहुत मोटे होते हैं और वो स्वेट उनको ज़्यादा होता है। तो हमारे पैरों में अक्सर ये होता है ना, पैर उंगलियों के बीच में वो जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ये वही है टीनिया पीड्स, उसे हम कहते हैं एथलीट्स फुट। जो बड़े बड़े पैर जिनमें ज़्यादा पसीना आता है उनमें वो ज़्यादा हो जाता है। और ये भी याद रखिएगा, ये है ऑनिकोमाइकोसिस। अगर ये नेल्स में हो जाता है, नेल्स में हो जाता है तो हम इस फंगल इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, रिंग वर्म को क्या कहते हैं, इस रिंग वर्म को कहते हैं ऑनिकोमाइकोसिस, ये याद रखिएगा। इसी तरह से अगर इन्होंने हेलमिंथ इन्फेक्शन के बारे में पूछा, बहुत कम चांसेस है लेकिन पूछ भी सकते हैं। हेलमिंथ इन्फेक्शन के बारे में क्या पूछ सकते हैं, एस्कैरिस क्या है, जो हम कश्मीरी में आम जिसे कहते हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ये याद रखिएगा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है।
जो हम कहते हैं किसी को चावल वगैरह इसी तरह से पकाने के बगैर मत खाओ, इससे आम हो जाते हैं। बेसिकली वो जो होता है वो साफ़ नहीं होता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है उस चावल में, उसमें हमारा एस्केरिस उसके ज़रिए अंदर जा सकता है, चावल के उस सरफेस पे, ठीक है, इन्फेक्ट हो सकता है वो। तो इसी तरह से ये याद रखेंगे, एस्कैरिस याद रखेंगे। चलो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एनसाइक्लोस्टोमेसिस जो है ये क्या है, ये हमारी बॉडी में ये भी इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये भी इंटेस्टाइन में रहता है, ये भी इंटेस्टाइन में रहता है, ये जो टीनिया है ये भी इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। ये जो जीनिया वर्म है ये आपकी स्किन में रहता है, ठीक है। बिल्हार्जियासिस जो है ये ब्लड वेसल्स में रहता है। ये पॉइंट्स याद रखने इसमें। एस्कैरिस कहाँ पे रहता है, इंटेस्टाइन में। एनसाइक्लोस्टोमियासिस ये भी इंटेस्टाइन में, याद रखिएगा यहीं पे, मैं इसीलिए ब्रश अप कर रहा हूं आपका। इसी तरह से जूनिया वर्म जो है ये स्किन में, जूनिया वर्म जो है ये स्किन में। टीनियसिस जो है ये भी इंटेस्टाइन में। और बिल्हार्जियासिस जो है ये जो है बिल्हार्जियासिस डिजीज जो है इसका जो पैथोजन है वो कहाँ पे रिजाइड करता है, ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पे एस्कैरिसिस काज करने वाला जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम क्या है, एस्कैरिस। एनसाइक्लोस्टोमियासिस काज करने वाला उसको हम कहते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। समझ आ रहा है, ये स्किन के जरिए हमारी बॉडी में आता है और फिर ये इंटेस्टाइन में जाता है। अच्छा, एस्कैरियासिस इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के जरिए, ठीक है। किस चीज़ के जरिए ये एंटर हो जाता है और कहाँ रिजाइड करता है और कॉजेटिव एजेंट क्या है। एनसाइक्लोस्टोमियासिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा, और किसके जरिए अंदर जाता है, स्किन के जरिए, और कहाँ पे रिजाइड करता है, इंटेस्टाइन में। एस्कैरियासिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, एस्कैरिस, कहाँ पे रहता है, इंटेस्टाइन में। कैसे आता है अंदर बॉडी में, फूड एंड वाटर इन्फेक्शन के जरिए, उस इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के जरिए। अच्छा, जूनिया वर्म डिजीज जो है ये इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ड्रकनक्यूलस। अच्छा, ये कहाँ पे प्रिजाइड करता है, पेनफुल स्किन लीशंस। इसका मतलब है स्किन में होता है, ब्लिस्टर्स बनते हैं, फिर वो फट जाते हैं, फिर लीशंस बनते हैं। याद रखिएगा ये स्किन को इन्फेक्ट करता है और ये किसके जरिए आ जाता है बॉडी में, इन्फेक्टेड वाटर के जरिए, ठीक है, इन्फेक्टेड वाटर के जरिए। इसी तरह से टीनियसिस जो है ये इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, ये भी इंटेस्टाइन में वर्म्स होती हैं, ये सारी ही वर्म्स होती हैं, ठीक है। तो टीनिया जो है ये कहाँ पे होती है, ये भी इंटेस्टाइन में होती है और ये किसके जरिए, फूड एंड वाटर के जरिए होता है। बिल्हार्जियासिस, दिस इज ब्लड फ्लूक कॉज्ड बाय ब्लड फ्लूक दैट इज नोन एज सिस्टोमा। बिल्हार्जियासिस बाय सिस्टोमा, और ये जो है ये ब्लड वेसल्स में रिजाइड करता है। बिल्हार्जियासिस बी फॉर ब्लड फ्लूक, ठीक है, तो याद रखिएगा। हो सकता है ये पूछेंगे, और ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा शक होता है कि इसमें से वो पूछ सकते हैं। अगर गिराना होगा ना लड़कों को, अगर वो डिफ़िकल्ट डालना होगा तो ये, क्योंकि यहाँ पे ध्यान नहीं गया होगा जिसने भी पढ़ाया होगा। हैवी मेटल पॉइजनिंग जो है ना, इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हैवी मेटल पॉइजनिंग की वजह से कुछ डिजीजेस होती हैं, वो क्या है, ये बस आप ध्यान एक रखिएगा, इसको समझने की कोशिश नहीं करनी है, बस याद रखिएगा। ब्लैक फुट डिजीज वहां पे आएगा। दिस इज ड्यू टू द एर्सेनिक। हैवी मेटल हो गए जो मरकरी है, एर्सेनिक है, ये ऐसी मेटल्स, ठीक है। एर्सेनिक एक्सपोजर फॉर लॉन्ग टर्म, इसमें क्या होता है आपको याद नहीं रखना बस। ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेमोग्लोबिनीमिया, ये जो है इसमें ब्लूइंग ऑफ द जो बेबी होती है उसके बॉडी की ब्लूइंग होती है, ब्लूइश कलरेशन हो जाती है छोटे बच्चे में। तो ये क्या होता है, कंटेमिनेशन बाय नाइट्रेट्स। यहाँ पे ये कलर, ये एर्सेनिक, ब्लैक फुट डिजीज, एर्सेनिक, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट्स। मिनेमाटा डिजीज, दिस इज ड्यू टू मर्करी पॉइजनिंग। रिमेंबर दिस इज, ये जो मैंने लास्ट में लिखा, ये 4-5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इटाई डिजीज ड्यू टू कैडमियम पॉइजनिंग, प्लम्बिज्म ड्यू टू लेड। बस ये आपका सारा आ गया है। इसी में से इंशाल्लाह आपका अगर कोई क्वेश्चन छूट भी सकता था वो इसी में आएगा। अब आपके इस सारे सिलेबस में जो हमने पढ़ाया तो सब इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन निकलेंगे। देखिए इसमें एक फास्ट रिवीजन मैं आपको करा दूंगा, ब्रश अप करूंगा, फिर इसको ध्यान नहीं देना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताइए, कोविड-19 जो है ये डिजीज़ का नाम है, इसका कारण, इसका वायरस कॉजेटिव एजेंट कौन है, दैट इज SARS-CoV-2। बताइए कौन सा वायरस है, RNA वायरस है। बताइए कौन से टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस टोटल में है, 2, सार्स एंड मर्स। बताइए कोरोना वायरस किस टाइप की डिजीज़ है, जूनोटिक डिजीज़, ये फैलती है फ्रॉम ये किससे, बैट्स एंड पंगोलिन से आई है। इसी तरह से किस फैमिली को बिलोंग करता है, निडो वायरस। कहाँ सबसे पहला, वुहान, हुबई प्रोविंस। अच्छा, सेकंड फेज कोविड-19 का कब स्टार्ट हुआ, March 21। अच्छा, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स क्या है, फेशियल स्वेलिंग, नेजल कंजेशन और हेडेक। अच्छा, कोरोना वायरस इसको क्यों कहते हैं, क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस। पैंडेमिक डिजीज ये कब कहा गया, 11 फरवरी 2020 को। किसने कहा, ये सारे नाम वगैरह यही देता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पैंडेमिक डिजीज इसको 11 फरवरी 2020 को, और ग्लोबल इमरजेंसी इससे पहली कब, 30 जनवरी 2020 को कहा गया था। अच्छा, कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो कोविड पेशेंट्स में जब वो रिकवर करते हैं तो पाए जाते हैं ब्लैक, व्हाइट एंड येलो, याद रखिए, और एस्परगिलोसिस।
समझ आ रहा है। ओमिक्रॉन किसको नाम देते हैं, किस वेरिएंट को, B11529, और ये कब दिया इसको नाम, 26 नवंबर 2021 में भी। नाम अगर ये डेट याद नहीं रखेंगे तो फिर भी इतना काफ़ी है। एस्परगिलोसिस जो है इसमें एलर्जिक रिएक्शन होता है, याद रखेंगे। थाईलैंड ने ही मंकी में माइस के बाद टेस्ट किया वैक्सीन को। प्लाज्मा थेरेपी आपको पता है कि पेशेंट से नॉर्मल जो रिकवर्ड पेशेंट से जो एक्टिव पेशेंट है उसमें डालना है वो ब्लड उसका। और ये पूछ सकते हैं सेकंड फेज ऑफ कोरोना वायरस दिस कोविड वैक्सीनेशन, वो 1 मार्च 2021। एंटीवायरल ड्रग पहला जो यहाँ पे बनाया गया दैट इज फेविपिरिवार, और किसने बनाया, ग्लेन मार्क फार्मास्यूटिकल्स। और इसी तरह से बताएंगे कोविड-19 वैक्सीन जो BTN-162 है, ये किसने डेवलप किया, ये बायोनटेक और फिजर ने डेवलप किया, ठीक है। बायोनटेक जर्मनी की और फिजर यूनाइटेड स्टेट्स की। क्या किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, mRNA कंसेप्ट पे। और दूसरा वैक्सीन पिकोवैक, ये किस कंपनी बनाया, सिनोवैक। और ये क्या है, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। और यहीं पे मैंने आपको बताया था कोविशील्ड के बारे में, ये दोनों क्लिनिकल ट्रायल्स में वो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो किसने बनाया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है उसे, बना रहा है उसको। लेकिन फार्मूला एक्चुअली वो किस वैक्सीन की, एक्चुअली वो फार्मूला वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यूके में बनाया था। तो वही है वो कोविड-19 सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा वैक्सीन दिया गया, दैट इज कोविशील्ड। और कौन कौन सा दिया गया, सेकंड नंबर पे कोवैक्सीन है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ है, वो रशिया का एक और है, वो अभी याद रखने की जरूरत नहीं है बस ये। नेक्स्ट जो कम्युनिकेबल डिजीज में अगर वहाँ पे पूछेगा न्यूरॉन्स का माइलिन अगर कोई डिजनरेट करता है ऑटोइम्यूनिटी की वजह से, उस डिजीज को क्या कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पार्किंसंस, अल्जाइमर्स ये जरूरी नहीं है, अगर टाइम मिला आपको तो ध्यान दीजिएगा खुद ही इसमें। डवार्फिज्म, गिगेंटिज्म, एक्रोमेक्रिया, एक्रोमेगली, ये 4 डिजीज मैंने बताया था आपको। अगर ग्रोथ हार्मोन कम या ज़्यादा निकलता है, कम निकलना बिफोर प्यूबर्टी, ज़्यादा निकलना बिफोर प्यूबर्टी, उसमें हाइट कम रहती है, इसमें हाइट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। दूसरे में एक्रोमेक्रिया मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन प्यूबर्टी के बाद कम निकलता है, जिसकी वजह से फुट, जाज, फिंगर्स वगैरह छोटे रहते हैं। एक्रोमेगली में ज़्यादा निकलता है, जिसमें ये फुट, जाज थिक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्रिटिनिज्म मैंने आपको बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है। इसकी वजह से बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और फिजिकल ग्रोथ उसकी डेवलप अच्छे से नहीं होती है, क्योंकि ये प्यूबर्टी के से पहले ही होता है। तो इसमें बच्चे में अच्छी डेवलपमेंट नहीं होती है क्रिटिनिज्म में। ग्रेव्स डिजीज, इसको हम एक्सोप्थेलेमिक गॉइटर भी कहते हैं, एक्सोप्थेलेमिक गॉइटर। ये कम चांसेस है इस एक्सोप्थेलेमिक वहाँ पे लिखने की, वहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो ये ज़्यादा सेक्रेशन निकलना की इसकी थायराइड हार्मोन की, दैट इज थायरॉक्सिन की, ठीक है। तो इसमें वेट लॉस होता है, जो मैंने आपको बताया कि इसमें मेटाबॉलिज्म तेज होता है। ग्वाइटर, डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, हाइपोसेक्रेशन, इसमें थायराइड हार्मोन कम बनेगा, ठीक है। डायबिटीज, मिलेटस और इंसिपाइडस में मैंने क्या कहा था, मिलेटस, इंसुलिन, इंसिपाइडस हमारा ADH और वेसोप्रेसिन कम निकलना। इंसुलिन कम निकलने से डायबिटीज मिलेटस जो होता है उससे ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होता है, और यूरिया ये जो यूरिन होती है, इन यूरिन में भी ग्लूकोज इंक्रीज होता है, जिसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मिलेटस, डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसिपाइडस, ADH एंड वेसोप्रेसिन कम निकलना, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया और एक्सेसिव थर्स्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किडनी में बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो ज़्यादा यूरिन होगा, ज़्यादा यूरिनेशन होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा थर्स्ट इसमें होगी। अच्छा, एडिसनल डिजीज ये याद रखने की जरूरत नहीं। नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी स्टोन्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट, यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट होना। एंजाइना पेक्टोरिस मैंने कहा था चेस्ट पेन, ठीक है। एस्मा मैंने कहा था एलर्जिक रिएक्शन, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किसके खिलाफ, एलर्जिनस, जैसे पोलन डस्ट वगैरह। और मैंने कहा था इसमें 2 चीज़ें आप याद रखेंगे, एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू हिस्टामाइंस एंड एंटीबॉडी ई, याद रखेगा ये 2 पॉइंट। फिर इसमें मैंने कहा था कि किस डिजीज में जो ल्यूमेन ऑफ द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स वो कम हो जाता है, और जिसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और साउंड वीजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, वो आपको यही अस्थमा लिखना है वहाँ पे। अच्छा, लंग एल्वियोलर डैमेज किस में होगा, एम्फीसीमा होगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लंग में होता है। फिर मैंने कहा था ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज जो होते हैं, लंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं, या ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, इसमें 3 मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, सिड्रोसिस, न्यूमोनिकोनिकोसिस और मैंने कहा था चाल्कोसिस। सिड्रोसिस आयरन के लिए, आयरन डस्ट की वजह से, ब्लैक लंग डिजीज या न्यूमोनोकोनियोसिस जो है ये कोल्ड डस्ट की वजह से, और चाल्कोसिस चाक डस्ट की वजह से। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिलिका एस्बेस्टोस ये आपको पता ही होगी, ये वहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं ये चीज़। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियो हार्ड होनी आर्टरीज, क्योंकि इसमें इलास्टिन प्रोटीन कम हो जाता है एज के साथ। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के प्लैक्स, WBCs, प्लेटलेट्स, इन सब के मिलाप से क्या बनता है, प्लैक बनता है, जो कि अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से लिमिट डिक्रीज होता है, ब्लड वेसल ब्लॉक हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, ये चीज़ें इसमें होता है एथेरोस्क्लेरोसिस में। अच्छा, जॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट कहा था कि लिवर की फंक्शन बराबर
नहीं हो रही है तो आरबीसीज अच्छे से, आरबीसीज का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो है बिलिरुबिन बिलिरुबिन वो ब्लड में ही रहता है, और जिसकी वजह से येलोइश कलरेशन हो जाती है सारी बॉडी की, और इस वजह से इसे हम कहते हैं जॉइंटिस। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने कहा था इंफ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, आर्थराइटिस, डिपॉजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स, जिसके पेनफुल जॉइंट्स जिससे हो जाते हैं उसे हम गोवट कहते हैं। और मैंने फिर कहा था कि अगर एबनॉर्मल डिवीजन होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा इन सम एबनॉर्मल सेल्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैंसर। कैंसर फैलने को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। जेनेटिक डिसऑर्डर में मैंने कहा था एक जीन पे डिसऑर्डर हो सकता है या पूरा क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा या डिक्रीज होता है। अगर जीन एक जीन में होगा वो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, पूरे क्रोमोसोम में होगा दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। समझ आ रहा है? अब देखिए, मैंने फिर आपको समझाया था कि जीन क्या होता है। मैंने जीन कहा था कि सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है, और डीएनए पे इंफॉर्मेशन, डीएनए पे छोटे छोटे टुकड़ों में इंफॉर्मेशन होती है। ये डीएनए है, इस पे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इंफॉर्मेशन के। ठीक है, हर कोई टुकड़ा इंफॉर्मेशन का जीन है। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम पे जीन होते हैं, क्रोमोसोम पे जीन होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम में ही डीएनए होता है ना। अब एक जीन को डिफेक्ट आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर। लेकिन अगर पूरा ही क्रोमोसोम में डिफेक्ट आ रहा है, क्रोमोसोम ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, पूरा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फिर मैंने कहा था आपको कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोमल पेयर्स हैं? 23 पेयर्स है। उसमें पहले 22 पेयर्स जो है वो क्या है? उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ये सेक्स कैरेक्टर्स कंट्रोल नहीं करते हैं, ये बाकी जो कैरेक्टर्स होते हैं बॉडी कैरेक्टर्स उनको कंट्रोल करते हैं। लास्ट वाला पेयर जो 23rd होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मेल्स में क्या होता है? एक्स, और फीमेल्स में क्या होता है? डबल एक्स, XX। अब मैंने कहा था फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर में दो चार डिसऑर्डर बताए थे आपको सिंगल जीन डिसऑर्डर में। वो क्या है? मैंने कहा था अगर ये जीन जो सिंगल डिफेक्ट है, अगर ये ऑटोसोम्स पे है, पहले 22 पेयर जो मैंने कहा वो ऑटोसोम्स होते हैं, उन 22 पेयर्स पे है, तो फिर ये क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अगर ये लास्ट वाले पेयर पे है, XY पे है या XX पे है, ये जो डिफेक्टिव जीन है, तो फिर ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, तो दो वहां पे दिए होंगे, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। इसमें से सिलेक्ट करना कि ये सेक्स लिंक्ड है। अगर सेक्स लिंक्ड वहां पे नहीं दिया होगा वहां पे एक्स लिंक्ड होगा, क्योंकि ये दोनों ही डिफेक्टिव जीन कहां पे होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम भी क्या है? रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या पेशेंट में क्या डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है? रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। हीमोफिलिया में क्या? रॉयल डिजीज। इसमें ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स या क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए लगते हैं वो बनते ही नहीं है, क्योंकि उनका जीन डिफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अब मैंने ऑटोसोमल में क्या बताया था आपको? सिकल सेल एनीमिया। ये याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया में नॉर्मल आरबीसी नहीं होते हैं, एबनॉर्मल शेप होती है ड्यू टू एबनॉर्मल बीटा हीमोग्लोबिन। समझ आ रहा है? जिसकी वजह से सेल्स को ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये कैपिलरीज में ऐसे ये सिकल सेल आरबीसी नहीं पास ऑन हो सकती हैं अच्छे से। तो ये मैंने आपका फिनाइलकेटोन्यूरिया में मैंने क्या कहा था कि फिनाइल एलेनिन एक अमीनो एसिड है, ये हमारी बॉडी में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, और एक एंजाइम को यूज़ करके फिर ये टायरोसिन जो है वो हमारी बॉडी में जो स्किन का कलर है, हेयर का कलर है, जो पिगमेंटेशन है उसके लिए लगता है, वो मेलानिन बनाने के लिए लगता है, और इसके अलावा काफ़ी सारे हार्मोन्स बनाने के लिए लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है? जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करे जो वो एंजाइम है, वो एंजाइम ही नहीं बनता है, क्योंकि उस एंजाइम को बनाने वाला जीन ही डिफेक्टिव है। समझ आ रहा है? और इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो फिनाइल एलेनिन ब्लड में ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ टायरोसिन में, ये ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे ब्रेन में ये पेशेंट के ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से उसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है। और दूसरी ओर ये भी है कि चूंकि ये टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, और टायरोसिन मेलानिन में कन्वर्ट कहाँ से होगा फिर? ठीक है, तो टायरोसिन बना ही नहीं उतना, इस लिहाज से उसमें पिगमेंटेशन जो है, मेलानिन जो हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन देता है, तो वो ज़्यादा बनता ही नहीं, इसलिए इसकी बॉडी में पिगमेंटेशन नहीं होता, इसका स्किन बहुत सफ़ेद होगा, इसके बालों का भी कलर नहीं होगा। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया में ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस, ठीक है, ड्यू टू द डिफेक्ट इन द जीन। चलो वो क्या है? वो लंग्स में इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है इसकी वजह से, एक्युमुलेशन ऑफ द म्यूकस की वजह से। तो ये मैंने बताया था। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से मैंने आपको बताया था कि सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व कर सकते हैं या तो ऑटोसोमस इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेनफेल्टर सिंड्रोम एक मेल है, उसमें एक्स्ट्रा एक्स आ गया, अब उसमें मेल कैरेक्टर्स कम है, मेल कैरेक्टर्स अच्छे से डेवलप नहीं है, लेकिन उसमें कुछ फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, जो मैंने कहा था शादी ब्याह का जो काम करते हैं, जो जोड़ियां बना देते हैं, वही है ये। तो उनको हम क्या कहते हैं? लेनफेल्टर सिंड्रोम। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, खाली XY नहीं, इसमें XY क्रोमोसोम है। समझ आ रहा है? और ये सेक्चुअली कैपेबल नहीं होते, ये स्टेराइल होते हैं। अच्छा, मैंने कहा था अब फीमेल में अगर डिफेक्ट है, इसमें क्या है? इसमें यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस वाले क्रोमोसोम में, इस वाले में 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल में, इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा, इसका मतलब है इसमें 47 होंगे। समझ आ रहा है? यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में नॉर्मल में 46 होते हैं, 23 पेयर कितने हो गया? 23 हो गया 46, लेकिन टर्नर्स में 45 ही क्रोमोसोम होते हैं इस फीमेल में, एक्स एक एब्सेंट होता है ना इस फीमेल में। तो ये क्या है? ये एक नॉर्मल फीमेल है, जो कि ये एक स्टेराइल फीमेल है, क्योंकि इसमें एक एक्स कम है,
एक फीमेल है जो कि स्टेराइल है, और इसमें जो है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें एग्स भी डेवलप नहीं होंगे, तो ये सेक्सुअली स्टेराइल होती है। तो ये याद रखिएगा, इसमें एक एक्स कम होता है, ठीक है, एक्स नहीं, इसमें एक एक्स कम है। तो ये मैंने आपको फिर ऑटोसोम्स पे, अब ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे था, एक्स वाई पे देखते थे हम, एक्स एक्स्ट्रा, इसमें एक लिनफेल्टर्स में एक्स एक्स्ट्रा और उसमें कम एक्स होना फीमेल में। तो अब ये ऑटोसोम्स पे क्या है, 3 डिसऑर्डर मैंने बताए थे आपको, डाउन्स, एडवर्ड्स और पार्टोस। डाउन्स 21st क्रोमोसोम 3 बार है, एडवर्ड्स मैंने कहा था 18वां को, एडवर्ड्स मैंने कहा था कश्मीर इसको अर्धा कहते हैं, तो 18th क्रोमोसोम 3 बार है। पार्टोस में मैंने कहा था इसमें 13th क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, समझ आ रहा है। तो इसमें ट्राइसोमी हम कहते हैं इसको कि 3 बार कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। नॉर्मली कितने बार होना चाहिए था, पेयर में 2 बार, ये 3 बार प्रेजेंट होता है, डाउन्स में भी, एडवर्ड्स में भी और पार्टर्स में भी। समझ आ गया, तो इतना याद रखिएगा। हाँ, इसमें ये मेंटली रिटार्डेड होता है, डाउन सिंड्रोम वाला ये बच्चा, जो मैंने आपको कहा था वो चाइनीज़ वाले दिखते हैं, कहीं कहीं पे होते हैं जो मुंह खोल के होते हैं। हमारे आसपास भी कई सारे ऐसे होते हैं जिनकी आइज़ वो चाइनीज़ टाइप का फोरहेड होता है, तो वो बेचारे क्या होते हैं, उनमें मेंटल रिटार्डेशन होती है कुछ हद तक। अगर जो वो सेक्सुअली कैपेबल हो सकते हैं, आगे बच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन ये उनमें मेंटल कैपेसिटी की कमी हो जाती है, ठीक है। प्रोट्रूडिंग उनकी टंग बाहर रहती है, तो वो आप इस जहन में ला सकते हैं, वही डाउन सिंड्रोम वाले हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा था फंगल इन्फेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक एस्परगिलोसिस जो कि फंगल अस्थमा है, जो कि मैंने कहा था ये जो रिकवर्ड कोरोना पेशेंट्स हैं उनमें अक्सर ये पाया गया है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये कि उनका काज करता है एस्परगिलोसिस फ्यूमिगेटस। दूसरा मैंने कहा था दाग जो होता है, जिसको हम कहते हैं रिंगवर्म डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया, ये कौन काज करता है, एक ग्रुप ऑफ फंगस जिन्हें हम क्या कहते हैं, डर्मेटोफाइटॉन। और मैंने इसमें कहा था दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट कही, टीनिया क्रूरिस, या मैंने कहा था जॉकिच, बस जॉकिच याद रखिएगा। जॉकिच जो है ये ग्राइन रीजन में, ये एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन, वहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल इन्फेक्शन, तो वहां पे जॉकिच होगा तो वो आप टिक मारिएगा। एथलीटिस फुट होगा तो वो आप टिक मारिएगा। ऑनिकोमाइकोसिस होगा तो उसको आप टिक मारिएगा। बस ये मुझे कहने, यहाँ पे बताने का ये मकसद था। अच्छा, फिर मैंने हेलमेंथ्री डिजीज के बारे में कहा था, एनसाइक्लोस्टोमिसिस, ये मैंने कहा था इसको हम कहते हैं, ये कौन काज करता है, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, ये किसके जरिए अंदर आ जाती है, स्किन के जरिए, और इन्फेक्शन कहाँ पे करती है, कहाँ पे रहती है, ये बॉडी में इंटेस्टाइन में रहती है। एस्कैरिस, ये जो आम जिसको कश्मीर में आम कहते हैं, ये काज कौन करता है, एस्कैरियसिस डिजीज से काज कौन करता है, एस्कैरिस। और इन्फेक्शन के ये एंटर कैसे होता है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के जरिए, कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में, ये आप सबको पता है। जूनिया वर्म डिजीज, ये काज कौन करता है, ड्रकनक्यूलस। अच्छा, ये कहाँ पे रहता है, ये स्किन में रहता है, और कैसे इन्फेक्ट होता है बॉडी में, इन्फेक्टेड वाटर के जरिए आ जाता है। अच्छा, टीनियसिस, ये जो है ये कहाँ पे रहता है, ये इंटेस्टाइन में रहता है, ये भी वर्म है, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। काज कौन करती है, ये वर्म टीनिया, ये काज कौन करती है, डिजीज टीनियसिस। ये वर्म कौन सी है, टीनिया डिजीज, इसकी जो होती है, इससे जो डिजीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, टीनियसिस। अब ये वर्म जो है ये कहाँ पे रहती है, इंटेस्टाइन में, और किस तरीके से अंदर आती है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के जरिए। बिलहार्जियसिस जो है ये क्या है, याद रखिएगा, बी फॉर बिलहार्जियसिस, हम ब्लड फ्लू क्या, सिस्टोमा, ये काज करती है। बिलहार्जियसिस जो है ये डिजीज सिस्टोमा या ब्लड फ्लू काज करती है। ये वाटर के जरिए एंटर होती है, लेकिन ये रहती कहाँ पे है, ब्लड वेसल्स में। समझ आ रहा है। तो इसमें 2 चीजें, एक तो ये ड्रकनक्यूलस जो है ये कहाँ पे रहती है, ये स्किन में रहती है, और ये बिलहार्जियसिस ये कहाँ पे रहती है, ये ब्लड में रहती है। बाकी आप जितनी भी देख रही हैं वो सारी कहाँ पे रहती है, इंटेस्टाइन में रहती है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, फिर मैंने हैवी मेटल पॉइजनिंग से डिजीज जो होते हैं वो बताई थी। ब्लैक फूड डिजीज, एर्सनिक पॉइजनिंग, ये याद रखेगा। ब्लिबेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट्स की पॉइजनिंग की वजह से, इसे हम मेथनोग्लोबिनीमिया इस डिजीज को कहते हैं। मिनियामाटा डिजीज, इसे मर्करी पॉइजनिंग की वजह से। एटाइटाइस डिजीज, कैडमियम पॉइजनिंग, और प्लम्बिज्म लेड पॉइजनिंग की वजह से। दिस इज ऑल, एंड इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि आपने जितना भी पढ़ा होगा आप उसको अच्छे से अभी तक रिवाइज किए होंगे, और ये वाला लेक्चर बस आप सुनेंगे, आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे, जहन में रहेगा। इसमें से भी क्वेश्चन अगर आ सकता है तो इंशाल्लाह आपको ईजिली ट्राई करेगा और आप वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से वहाँ पे पेपर कीजिएगा, और बाकी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लाइफ इज़ नॉट ओनली दिस मेकिंग इनटू द एग्जामिनेशन एंड सेलेक्टिंग योर सेल्फ इनटू द जॉब, यही लाइफ नहीं है। लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं। जो मकसद ज़िंदगी का होता है वो किसी भी तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, चाहे आप जॉब में आ जाएं या जॉब में ना आ जाएं। अल्लाह ताला ने हर किसी को ज़िम्मेदारी दी है, ठीक है। तो टेंशन वो नहीं लेना है, क्योंकि रिज़्क देने का जो ज़िम्मा लिया है वो हमारे अल्लाह ने लिया है, और किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मुझे अभी जॉब नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो बी कूल एंड गिव योर 100%, एंड वी आर श्योर कि आपने जितना भी पढ़ा है इंशाल्लाह सारे टीचर्स ने जितना पढ़ा है आपको उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। थैंक्स अ लॉट।